विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है, जिसको यदि हम कहें माइनर या इलेक्टिव गौण या वैकल्पिक विषय, उसका जो टाइटल है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल और औषधि रसायन विज्ञान। यह जो यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यदि हम लोग कहें तो टॉपिक जो रहेगा वो थर्ड टॉपिक है इसका। इससे पहले आप लोग 3 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब इसका थर्ड वीडियो लेक्चर यूनिट फर्स्ट का। तो यदि आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं और आपका केमिस्ट्री का विषय यदि माइनर इलेक्टिव है तो उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट का थर्ड टॉपिक जो दिया हुआ है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू शेड्यूल एम GMP GLP GSP US FDA NDA और क्लिनिकल ट्रायल, यानी अनुसूची M GMP GLP GCP US FDA NDA नैदानिक परीक्षण के विषय संदर्भ में ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम। बात करेंगे यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या आखिरकार, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 कब बना था? 1914 में। भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि भारत में बेची जाने वाली दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी और राज्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यानी कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है किसका? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, कि भारत में बेची जाने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, वो सुरक्षित हो, प्रभावी हो और राज्य गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप हो, मतलब उनका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। संबंधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945, यानी उसी 1940 को संशोधित करके 1945 कन्वर्ट किया गया। संबंधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में दी गई अनुसूची के तहत दवाओं के वर्गीकरण के प्रावधान है। मतलब 1945 में क्या किया गया, उन जो दवाएं थी उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया और प्रत्येक अनुसूची के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और नुस्खे के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी कि जो दवाएं थी, जो मेडिसिन थी, उनको स्टोरेज किस प्रकार किया जाएगा, उनका बिक्री किस प्रकार होगी, यानी कि उनको सेल किस प्रकार किया जाएगा, उनका डिस्प्ले यानी प्रदर्शन किस प्रकार से उनका किया जाएगा, ये सब उनके दिशा निर्देश उसके अंदर जारी किए गए। इस नियम को मूल रूप से ड्रग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था और 1945 में पारित किया गया था। वैसे मूल अधिनियम की बात करें तो 1930 यानी 1930 में गठित चोपड़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार इसे तैयार किया गया है। तो 1930 में गठित एक चोपड़ा समिति थी, उनने कुछ सिफारिशें दी, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। उस रूल के बेसिस पर 1940 में ये ड्रग अधिनियम को पारित किया गया। संबंधित औषधि नियम 1945 में पारित किए गए थे। 1940 के बाद से इस अधिनियम में कई बदलाव हुए हैं, मतलब लगातार इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। जो यदि हम लोग कहें तो उसके अंदर जो परिवर्तन हुए वो नियमों को देखकर किए गए हैं, संशोधन, और अब इसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के रूप में भी जाना जाता है। वैसे इसको यदि कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले 1940 में ये चलन में आया था। अधिनियम में परिभाषित शब्द दवा, जिसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं, के विभिन्न पदार्थ, नैदानिक और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। दवा के अंदर हम कहें कि दवा के अंदर किसको शामिल किया गया है, तो जो किसी व्यक्ति की नैदानिक और चिकित्सा उपकरण जो उसको जो सुरक्षा प्रदान करते हैं उसमें शामिल किया गया है। अधिनियम में कॉस्मेटिक को एक ऐसे किसी भी उत्पाद के रूप में परिभाषित करता है जिसे सौंदर्यीकरण या सफाई के उद्देश्य से मानव शरीर पर लगाया जाता है। यानी कि सौंदर्यीकरण क्या, कॉस्मेटिक का अर्थ क्या होता है, जो उस मानव की आउटर सरफेस यानी स्किन पर लगाए जाने वाले उत्पाद के अंतर्गत आता है। हालांकि इस परिभाषा में साबुन को शामिल नहीं किया गया, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक के अंतर्गत साबुन नहीं आता है, यानी सौंफ को शामिल नहीं किया गया। 1964 में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को भी शामिल करने का अधिनियम में संशोधन किया गया। यानी 1964 में जब आए तो क्या किया गया, इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को भी इस एक्ट में शामिल कर दिया गया। अधिनियम की धारा 16 क्या बताती है उसके बारे में हम बात करते हैं, कुछ धाराओं को उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर हम। अधिनियम की धारा 16 दवाओं के लिए गुणवत्ता के मानकों को परिभाषित करती हैं। क्या करती है कि गुणवत्ता के मानक क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करती हैं।
धारा जो 17 है वो गलत ब्रांडिंग को परिभाषित करती है। 17 क्या करती है कि गलत ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए। किसी दवा को गलत ब्रांड माना जाता है, वो धारा 17 के अंतर्गत माना, यदि वह दावा करती है कि ये वास्तव में उससे अधिक चिकित्सकीय मूल्य की है। मतलब जैसे एक डिसाइड किया गया है कि भैया मार्केट में पैरासीटामॉल टैबलेट है, ये भी 2 रुपये की बिकना चाहिए और 2 रुपये से ज़्यादा कोई बेच रहा है उसको, तो उसके लिए इसको लागू किया गया है। कौन सी? धारा 17 जो है। ऐसी दवाओं के निर्माता को धारा 18 के तहत दवा के निर्माण को निलंबित करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो धारा 18 में क्या है कि जो दवा का निर्माण हुआ उसको निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। धारा 27 जो है वो नकली और मिलावटी दवाओं से संबंधित है। याद रखिएगा, धारा 27 क्या है? नकली और मिलावटी दवाओं से संबंधित। अधिनियम में यह आवश्यक है कि दवाओं के अवयवों को लेबल पर मुद्रित किया जाना चाहिए। और इस अधिनियम में क्या है? अधिनियमों में यह भी आवश्यक किया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कि जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, यानी जिन जिन चीज़ों से मिलकर उसका इस्तेमाल हुआ, जिनको उनको बनाने में इस्तेमाल हुआ, जैसे यदि हम लोग एक लाइन में कहें तो कि जैसे सौंफ है या साबुन है या फिर कोई एक टेल्कम पाउडर है, तो उसको बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ? तो परफ्यूम का इस्तेमाल हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हुआ है, कि जिसका भी इस्तेमाल हुआ है उसको मेंशन करना होगा। धारा 27 औषधि निरीक्षकों की शक्तियों को परिभाषित करती है। धारा 27 में क्या कहा गया है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उनकी शक्तियाँ इसके अंदर बताई गई है। और धारा 23 उस सख्त प्रक्रिया को परिभाषित करती है इसमें निरीक्षणों को किसी भी छापे के दौरान पालन करना चाहिए। जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, यानी फूड इंस्पेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर में बहुत डिफरेंस है। हम यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर को धारा 23 के अंतर्गत वो अधिकार दिए गए जिसके अंतर्गत वो छापा मार सकता है। द एक्ट हैज़ बीन अमेंडमेंट सेवरल टाइम्स। अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए। द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमेंडमेंट एक्ट। निम्नलिखित संशोधन अधिनियम की सूची इस प्रकार है। पहला है औषधि संशोधन अधिनियम 1960 का 35। नेक्स्ट औषधि संशोधन अधिनियम 1962 का 61। औषधि और प्रसाधन सामग्री संशोधन अधिनियम 1964। औषधि और प्रसाधन सामग्री संशोधन अधिनियम 1972। औषधि और प्रसाधन सामग्री संशोधन अधिनियम 1982। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1986। औषधि और प्रसाधन सामग्री संशोधन अधिनियम 1995। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2008। ये इसमें इतने संशोधन हुए, मतलब लास्ट संशोधन हुआ था 2008 में हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि लगातार इसके अंतर्गत संशोधन किए गए और इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया या बनाया गया है। तो इसको हम 1940 एक्ट के नाम से जान सकते हैं, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके बाद एक और हेडिंग दे रखी है ऊपर, GMP। तो GMP का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब होती क्या है? तो GMP प्रणाली जिसका अर्थ होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे उत्पाद जो सीधे लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जैसे कि दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, भोजन और सौंदर्य प्रसाधन, सुरक्षित वातावरण और स्थितियों में निर्मित होते हों। तो GMP का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस भी सामग्री को आप तैयार कर रहे हैं, कौन कौन से सामग्री इसके अंदर बताया गया है, दवाइयाँ, चिकित्सकीय उपकरण, भोजन और सौंदर्य प्रसाधन, उनको जब भी आप प्रिपेयर करें, उनको बनाएं तो सुरक्षित वातावरण और स्थितियों में निर्मित होना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के पहले अक्षर से युक्त होते हैं और इसे हमारे देश में GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो GMP को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के रूप में भी जाना जाता है। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया के लिए बुनियादी विशेषताओं और विभिन्न मानदंडों के साथ व्यापार का व्यवहार करती हैं। तो GMP का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितनी बुनियादी विशेषताएं हैं और उनके विभिन्न मानदंड हैं, उनके साथ व्यापार का व्यवहार करना होता है। नेक्स्ट, उत्पादन स्थल, पर्यावरण, उपकरण और उत्पादन प्रक्रिया, कर्मियों और कच्चे माल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को परिभाषित और नियंत्रित करता है। GMP जो फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और खाद्य क्षेत्रों को भी कवर करता है। तो GMP किस किस को कवर करता है? तो फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक और खाद्य क्षेत्रों को भी ये कवर करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए, उपकरण और उत्पादन प्रक्रिया भी अच्छी होना चाहिए, कच्चे माल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बहुत अच्छी होना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और खाद्य क्षेत्रों को भी ये कवर करता है। इस क्षेत्र यानी GMP की बात करें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, इस क्षेत्र में कॉस्मेटिक कानून को अपनाने के साथ भी कवर करता है।
जो कॉस्मेटिक वर्ग में डिटर्जेंट और सफाई उत्पादकों की स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब इसके अंतर्गत अब क्या कर दिया गया है, इसके अंतर्गत कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट प्रोडक्ट को भी बाद में शामिल कर लिया गया है। टीएसई की बात हो रही है यहाँ पर। टीएसई जो कि जनरली टीएसई उत्पादन प्रमाणन केंद्र से संबंधित रासायनिक क्षेत्र प्रमाण निर्देशालय द्वारा जीएमपी प्रमाण पत्र जारी करता है। तो टीएसई क्या होता है, टीएसई का मतलब होता है कि कोई भी जो टीएसई प्रमाणन का मतलब होता है, टीएसई सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो आपने गुड मैन्युफैक्चरिंग किया है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाया है, तो उसमें कितना % केमिकल मिला हुआ है, इसके बारे में आपको बताना होगा। दोनों कॉस्मेटिक उत्पादों को हमारे देश में उत्पादित और निर्यात किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, तो इसमें कितना % केमिकल है ये आपको बताना पड़ेगा। उन उत्पादों के लिए जो विदेशी देशों से आयात किए जाते हैं, घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं, तो उन उत्पादों के लिए भी टीएसई प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जो कि विदेशों में भी बन रहे हैं और हमारे देश के अंदर उनको सप्लाई किया जा रहा है। जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सिस्टम की स्थापना के साथ उद्देश्य यह है कि पहली डिग्री में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फार्मास्यूटिकल खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सकीय उपकरणों को निर्दिष्ट शर्तों और मानकों के तहत उत्पादित किया जाए। तो जीएमपी का उद्देश्य क्या है, तो इनका पहला उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फार्मास्यूटिकल, जैसे हम जो मेडिसिन्स लेते हैं, खाद्य पदार्थ यानी जो खाना खाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो कॉस्मेटिक्स है जो हमारे स्किन पर लगते हैं, और चिकित्सकीय उपकरणों को निर्दिष्ट शर्तों और मानकों के तहत उत्पादित किया जाए। मतलब उनको कुछ शर्तें बना रही कि उनके साथ के तहत इनका डेवलपमेंट किया जाए, इनको बनाया जाए, और उत्पादन के पहले चरण से वितरण चरण तक सभी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए। टीएसई ने 10 सितंबर 2012 सोमवार को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणन गतिविधियों की शुरुआत करी। तो टीएसई सर्टिफिकेट जो होता है, अभी हमने कहा कितना % केमिकल मिला हुआ, उसके लिए जारी किया गया, और ये कब जारी हुआ, 10 सितंबर 2012 को शुरुआत किया गया था। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी उन उत्पादों को उत्पादन के लिए तैयार के लिए सुरक्षात्मक उपायों में से एक श्रृंखला है, जो मानव स्वास्थ्य जैसे कि खाद्य, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरणों को विश्वसनीय परिस्थितियों और प्रणालियों के तहत सीधे प्रभावित करते हैं, और उत्पाद की तैयारी से वितरण और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर स्तर पर संदूषक की संभावनाओं को रोकते हैं। संदूषक का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर संदूषक बड़ा हिंदी वर्ड इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, तो इसको मैं एक बार आपको डिटेल में समझाता हूँ। मानव स्वास्थ्य जैसे खाद्य, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सकीय उपकरणों को विश्वसनीय परिस्थितियों और प्रणालियों के तहत सीधे प्रभावित करते हैं, और उत्पादक की तैयारी, वितरण, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर स्तर पर संदूषकों की संभावनाओं को रोकते हैं। संदूषकों मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो कंटामिनेटेड मतलब उस पर किसी भी बैक्टीरिया का इफेक्ट हो जाए तो उसको भी सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सिस्टम के बुनियादी सिद्धांतों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है। कौन कौन से? गुणवत्ता प्रबंधन की स्थापना करना, कर्मिक और संगठनात्मक संरचना, भवन, मशीनरी, उपकरणों, सामग्री में मानक सुनिश्चित करना, व्यावसायिक प्रक्रियाओं और आवेदन निर्देशों का दस्तावेजीकरण करना, कच्चे माल की प्रविष्टि, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण सिद्धांतों का निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रवीणता परीक्षण करना, सभी गतिविधियों को स्वीकृत और अधिकृत व्यक्तियों की पहचान, शिकायत और उत्पादन प्रणालियों को याद करते हैं, त्रुटियों की जांच और सावधानियां बरतना, नमूने संग्रहित करना, समस्याग्रस्त या लोटे उत्पादों को नष्ट करना, मतलब कहला जो मार्केट में चला गया जिसमें कुछ कमी थी, जो हम ये कह सकते हैं कि ये एक लाइन बोलते हैं ना हम लोग कि जब वो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो गया है तो वो जब वापस लौट कर आए फैक्ट्री के अंदर तो उन उत्पादों को नष्ट करना, आंतरिक और बाहरी ऑडिट प्रदान करना। इन सभी सिद्धांतों को अनुपालन करने का सिद्धांत मानव स्वास्थ्य पहले डिग्री को प्रभावित करने वाले उत्पादों और उत्पादन करते हुए स्वच्छता की स्थिति प्रदान करना है। अच्छी परिस्थितियों में स्वस्थ स्थिति और उत्पादन सुनिश्चित करना जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सिस्टम की स्थापना और प्रबंधन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों ये तो हमारी बात किसकी हुई? जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आप लोगों ने देखा। तो एक लाइन में यदि मैं जीएमपी का पूरा उद्देश्य बताऊं तो जीएमपी का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हमारे बॉडी के काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें, सबसे पहले आती मेडिसिन यानी दवाइयाँ, दूसरे मेडिसिनल अपरेटस यानी जो उपकरण होते हैं, जैसे हम बोल सकते ब्लड प्रेशर चेक करने वाला उपकरण हो गया, शुगर चेक करने वाला उपकरण हो गया। तो पहला तो हो गया मेडिसिन, दूसरे हेल्थ इक्विपमेंट, तीसरे नंबर पर हम कहें तो खाद्य सामग्री,
और चौथे पे आता है कॉस्मेटिक। इन चारों को जब भी प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो उनको बनाने में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का उनके ऊपर आक्रमण नहीं हो, कम से कम रसायनों का प्रयोग हो। ये सब उद्देश्य गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। अब आता है GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सिस्टम क्या है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। GLP मीन्स गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सिस्टम। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सिस्टम एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है जिसमें नैदानिक अध्ययनों के अलावा स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययनों की योजना, उनका संचालन, उनकी निगरानी, रिकॉर्डिंग, संग्रह और रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं और प्रबंधन प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर क्या शामिल किया गया विद्यार्थियों? तो इसके अंदर मुख्य रूप से स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययनों की योजना, संचालन, निगरानी, रिकॉर्डिंग, संग्रह और रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं और प्रबंधनीय प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा यह GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सिस्टम के उद्देश्यों में से एक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रसायनों और उत्पादों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए परीक्षण, डेटा की गुणवत्ता, देशों के बीच तुलनात्मकता और स्वीकार्य हो। तो GLP क्या है? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सिस्टम है जिसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य किया जाता है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रसायन उत्पादों का प्रभावित किस प्रकार से होता है और उनका परीक्षण करना, उनकी डेटा, उनके जो डाटा होते हैं उनको इकट्ठा करना, और 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। बायोमेडिकल अनुसंधान और अन्य प्रयोगशाला विज्ञान के लिए GLP गुणवत्ता डाटा का एक अभिन्न पहलू है। GLP के दिशा निर्देशों को 1970 के दशक में न्यूजीलैंड में एक छोटी पहल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बन गया क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उचित कार्यप्रणाली और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए गठन किया गया। आगे बात करें इसके बारे में, तो GLP प्रयोगशाला विज्ञान के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दिखाता है कि डेटा कैसे प्राप्त किया जाता है और कोई प्रयोग योग्य है या नहीं। GLP के दिशा निर्देश बायोमेडिकल विज्ञान के लिए एक ठोस संरचना सुनिश्चित करती हैं जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्राप्त होते हैं जो सटीक और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के योग्य होते हैं। यह किसी प्रणाली है जो प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और सही सेवा के लिए तैयार की जाती है और प्रयोगशाला में सही तकनीकी के उपयोग की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से खतरनाक रसायनों के वर्गीकरण के लिए आवश्यक परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सिस्टम स्थापित करना चाहिए और आवश्यक मानकों के अनुसार काम करना चाहिए। GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का लक्ष्य निम्न बिंदुओं को सुनिश्चित करता है। क्या प्रयोगशाला में सभी गतिविधियों को कवर करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं मौजूद है? क्या स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन इकाई स्थापित है? क्या स्टाफ अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, प्रोटोकॉल और मानक प्रक्रियाओं का पालन करता है? क्या GLP परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को कैलिब्रेट और किया गया है, उनका रखरखाव सही किया जाता है? क्या परीक्षण के दौरान उत्पन्न रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं? क्या प्रत्येक परीक्षण या प्रक्रिया के परिणामों का गुणवत्ता आश्वासन इकाई द्वारा बैकअप द्वारा जांच की जाती है या वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार ऑडिट किया जाता है? बायोएनालिटिकल परिणाम विकास के तहत दवा का उपयोगिता पर बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करती है और FDA के मूल्यांकन के लिए फार्माकोनेटिक डेटा उत्पन्न करते हैं। FDA बारीकी से देखता है कि दवा उन अनुमोदन से पहले प्रयोगशाला का बार बार ऑडिट करता है। FDA मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत गैर नैदानिक और नैदानिक डेटा की वैधता, अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बायोएनालिटिकल प्रयोगशाला को पूर्व निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। तो ये तो था गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सिस्टम के बारे में डिटेल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस FDA यानी फूड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में और क्लिनिकल ट्रायल, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।